जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल रहा हो कि हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज क्लास आगे तक हम लोग पहुँच गए हैं, है ना। और पिछले क्लास हम उम्मीद रखते हैं पिछले क्लास का सभी कवर किए होंगे। तो आइए हम लोग सवाल नंबर 3 से देखते हैं। इससे पिछला 1 2 जो है पीछे हो चुका है। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कार्य कार्य क्या है। सवाल पूछ रहा है कि कार्य क्या है। कार्य सदिश है, अदिश है, क्या है ना। ये आगे में से कोई नहीं है कार्य। तो बहादुर इसमें आप जानते भी होंगे कि कार्य जो है से कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है। क्या है? अदिश। कार्य एक अदिश राशि है। कैसे अदिश है बाबू, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। कार्य एक अदिश राशि है। जैसे आप जानते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिणाम तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। कार्य केवल परिणाम होता है और उसमें कोई दिशा नहीं होता है कार्य में। इस चलते क्या होता है बहादुर, अदिश। और जबकि सदिश होने के लिए आपको कार्य परिणाम भी चाहिए, दिशा दोनों चाहिए। और जबकि कार्य में खाली सिर्फ और सिर्फ परिणाम होती, दिशा नहीं होती है। अगली सवाल बोल रहा है कार्य में क्या होती है। तो कार्य में बहादुर दिशा तो होता नहीं है, खाली परिणाम होता है। अब जस्ट पीछे बता तो कोई आंसर मारेंगे बहादुर, ये हो। अगर ये दिशा और परिणाम दोनों होता तो हम लोग सदिश मारते हैं, सब कुछ मारते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता है ना। इस चलते हम लोग क्या मारते हैं, तो कार्य एक अदिश राशि है। कोई दिक्कत, कार्य एक अदिश राशि है। आगे बोल रहा है बल और विस्थापन के गुणनफल के को क्या क्या बल और विस्थापन के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है। तो बल और विस्थापन के गुणनफल से बहादुर कार्य प्राप्त होता है। कैसे बहादुर? कार्य क्या होते हैं? कार्य। कोई दिक्कत? कार्य कोई दिक्कत। चलिए आगे सवाल रखते हैं। बल का मात्रक क्या होता है बहादुर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, जूल होता है। यानी कि एक से अधिक होता है बाबू इसमें, एक से अधिक। एक से क्या होता है? अधिक। एक से अधिक होगा तो ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, है ना। तो आपको एक से अधिक बताना है वो क्या क्या होता है ऐसे, है ना। जैसे बल का मात्रा न्यूटन पर जो ये नहीं होता करेगा। तो बहादुर इसमें हम दो दो चीज़ बात कर लिए। एक आपको बात कर लिए न्यूटन मीटर और एक क्या कर लिए जूल, है ना, जूल। तो दो गो होता है, तो दोनों के बारे में यहाँ बहादुर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत ये नहीं होता है। बोल रहा है कि किसी वस्तु पर लगाने से, किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी चाल बढ़ती है। तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, क्या धनात्मक होगा क्या ऋणात्मक होगा। तो क्या होता है बहादुर? धनात्मक। मान लेते हैं सवाल कर रहा है किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी चाल बढ़ती है। तो वस्तु पर किया गया मतलब चाल बढ़ा तो एक तरफ से काम हुआ कि नहीं हुआ। तो काम हुआ, तो काम हुआ तो बहादुर धनात्मक, पॉजिटिव। कोई दिक्कत। आगे बोल रहा है ऐसी बोल सकता है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है बहादुर, तो धनात्मक माना जाता है। आगे बोल रहा है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वेग की दिशा विपरीत है तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बाबू। तो इसमें बहादुर यह होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक देखो दोनों सवाल में कितना का फासला है, दोनों सवाल में, है ना। यहाँ पर विपरीत बोल दिया है बहादुर। दोनों सवाल में कितना का फासला है, इस चलते चेंज हो गया, है ना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत। आगे आइए। ऊर्जा का मात्रक वही है जो किसका मात्रक है बहादुर। ऊर्जा का मात्रक वही है जो किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक वही है बहादुर जो किसका मात्रक है। तो ये सवाल आप कर रहा है तो आप अच्छे से जानते हैं। तो हम कार्य क्या बोल सकते हैं, मतलब ऊर्जा का मात्रक क्या है बताइए।
ऊर्जा का मात्रक जूल है तो कार्य का मात्रक भी क्या है, जूल है। दोनों के मात्रक क्या है बाबू, दोनों के मात्रा है जूल, जूल क्या है, दोनों के मात्रा है जूल। कोई दिक्कत, जे से डिनोट करते हैं। आगे चलिए, निम्न में से किसने ऊर्जा के संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया, प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया है ना, किसने स्थापित किया बाबू, तो व्यक्ति के नाम बताना है। तो जेम्स जूल के द्वारा किया गया, जूल ये पूरा नाम है, इसको जूल के द्वारा किया गया, ठीक है ना, ऊर्जा का संरक्षण के नियम को। आगे बोला है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, उस गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बहादुर लोग, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत, गतिज ऊर्जा कहते हैं। आगे बोल रहा है कि कमानीदार घड़ी के अंदर स्थानांतरित की गई ऊर्जा, मतलब घड़ी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, वह स्थिति ऊर्जा होती है। कौन ये कमानीदार, मतलब जो ऐंठ के नहीं लगाते, ऐंठल रहता है, उसे हम बहादुर को होता है स्थिति ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा होता है ना। आगे बोल रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सही है। ऊर्जा की उत्पत्ति की जा सकती है बहादुर। अगला बोल रहा है कि ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। अच्छा, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। अब इसका बोल रहा है बहादुर कि सत्य कौन है ना, तो सत्य का ये बताइए कौन हो जाएगा सर। देखो बाबू, ये तो गलत है, ये भी गलत है। ऊर्जा उत्पत्ति नहीं होती है, ऊर्जा विनाश नहीं होती है। ऊर्जा बहादुर सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, स्थानांतरित हो सकता है ना, रूपांतरित हो सकता है, रूपांतरित होती है एक से दूसरे में। तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। सी का में कौन है बाबू, सत्य पूछे तो केवल 2 हो जाएगा आंसर, केवल तीन से हो जाएगा, बाकी दोनों का दोनों गलती है ना। आगे बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिरे जाती है तो प्रारंभिक में गतिज ऊर्जा होगी। प्रारंभिक शुरुआत में गतिज ऊर्जा क्या होगा, शुरुआत में बहादुर शून्य हो जाता है, शुरुआत में शून्य, फिर धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा बहादुर, हर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग उसकी कुल होती है, क्या होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को होगा यांत्रिक ऊर्जा बराबर ही होता है बहादुर। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है क्या चीज, आप जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा, क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर, है ना, वही पूछ रहा था। आगे बोल रहा है, कार्य करने के दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बहादुर लोग, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, तो शक्ति। निम्न में से शक्ति का मात्रक है, तो बहादुर शक्ति का मात्रक है, तो कहिए शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट। कोई दिक्कत, शक्ति का मात्रक होता है वाट। आइए, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक बहादुर वाट का, तो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, किससे, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ध्वनि, अब पूछ रहा है, बहुत मस्त सवाल है। अब देखिए अध्याय हम लोग 11 में आ गए, ध्वनि चैप्टर में आ गए, ध्वनि चैप्टर से शुरू करेंगे, है ना। ध्वनि में बोल रहा है कि ध्वनि खाली स्थान संचरित होती है, मतलब ध्वनि कहाँ होती है, तो ध्वनि के लिए बहादुर क्या चाहिए आपको, तो माध्यम की जरूरी है, माध्यम है ना। ध्वनि के लिए क्या होना चाहिए, माध्यम। ऐसे तो जा नहीं सकता है। हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती है, बिल्कुल सही है, और वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव या पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचारित होती है माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यम कहलाता है। आगे चलिए, ध्वनि तरंगे है। अब ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ के अनुधार्य है, तो बाद अनुधार्य तरंगे है। क्या है, तो अनुधार्य ध्वनि तरंगे है, ध्वनि तरंगे अनुधार्य तरंगे है। कोई दिक्कत, चलिए बोल रहा है किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर
दिखाई देने वाली तरंगे किसका उदाहरण है? जैसे तालाब है, तालाब में आप पत्थर फेंक दिए तो गोले गोले से गोले कंपन करता है, गोले गोले एक तरफ नहीं गोले गोले करता है, तब करता है कि नहीं? तो किसका है? अनुधर है कि अनुप्रस्थ है? यही सवाल कर रहा है। तो बहादुर ये अनुप्रस्थ का उदाहरण है। किसका? अनुप्रस्थ का उदाहरण है। अनुप्रस्थ का उदाहरण है। तालाब में बिकते हैं तो पानी लगता है ना, इसे कंपन करता है ना बाबू, किसका उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ का। ये जो है ना अनुधारे, ये अनुधारे ऐसे करता है, ऐसे कंपन करता है, ऐसे ऐसे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से ध्वनि तरंग का अभिलक्षण नहीं है, अभिलक्षण नहीं है कौन इसमें है? ध्वनि तरंग का अभिलक्षण नहीं है। तो पहली बात, अब सिंपल बात है बहादुर कि कौन नहीं है, तो प्रबलता नहीं है, प्रबलता, प्रबलता नहीं है बाबू, प्रबलता नहीं है, प्रबलता नहीं है, तो कोई दिक्कत? प्रबलता नहीं है। जैसे ध्वनि तरंग का लक्षण बहादुर, लक्षण आवृत्ति होती है, वेग होती है, आयाम होती है, लेकिन प्रबलता आपको नहीं होती है, प्रबलता आपको नहीं होती है। कोई दिक्कत? आगे चलिए। बोल रहा है कि दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विलयनों के बीच की दूरी कहा जाता है? क्या कहा जाता है बाबू? तो ये कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है तरंगधैर्य, तरंगधैर्य कहा जाता है। बोल रहा है देखो, दो संपीड़ित दो संपीड़नों अथवा क्रमागत विलयनों को, मतलब ऐसे ऐसे होता है ना, तो क्या कहते हैं? इसको बीच इसको बीच ये वाला क्या कहते हैं बहादुर? ये वाला के क्या कहते हैं बहादुर? ये तो बोल रहा है प्रति एकांक समय में ध्वनि तरंगों के कुल दोलनों को कहा जाता है, क्या कहते हैं बहादुर? तो इसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति, आवृत्ति। बोल रहा है कि प्रति सेकंड में, हर सेकंड में ध्वनि तरंगों के कुल दोलनों को आवृत्ति कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। आगे बोल रहा है कि आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक बहादुर पूछिए। तो आवृत्ति का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं कि हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा। आगे बोल रहा है आवृत्ति और आवर्त काल के बीच संबंध व्यक्त किया जाता है, आवृत्ति और आवर्त काल के बीच संबंध व्यक्त किया जाता है किसके बहादुर? तो भी बराबर होता है आई बटा में टी, भी बराबर होता है आई बटा में टी। कोई दिक्कत? आवृत्ति काल का एसआई मात्रक होता है, क्या चीज होता है? एसआई मात्रक सेकेंड होता है। और आवृत्ति तथा आवर्त काल के बीच का संबंध बहादुर ये होता है भी बराबर 1/t, 1/t होता है, 1/t। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। कोई दिक्कत? आइए सवाल, अगला सवाल बहुत मजेदार है बहुत मस्त है। किसी पटाखा या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। इसका कारण, मतलब कहने का मतलब है ना कि बादल चमकता है ना, तो हम लोग यहाँ रहते हैं तो चमकता कुछ देर पहले या बाद में आवाज़ पहुँचता है कि नहीं? देखे कि नहीं कि वहाँ पर पहले मलका हो जाता है, तब कान बंद करते हैं हम लोग, तब कुछ देर के बाद यहाँ आवाज़ आता है ना। तो ये इसका कारण क्या है? तो लेट से आने का कारण क्या है? कुछ देर बाद सुनाई देने का कारण क्या है बाबू? तो कुछ देर बाद सुनाई देने का कारण पहला बात यही है कि ध्वनि के चाल प्रकाश के चाल से बहुत कम है। ध्वनि के जो जो साउंड है ना, प्रकाश के चाल से बहादुर कम है, प्रकाश के चाल से कम है। कोई दिक्कत? प्रकाश के चाल से, तो आप कमेंट करके बताइए कि प्रकाश के चाल कितना है, प्रकाश के चाल कितना है, प्रकाश का चाल निर्वात में बताइए, इसको कमेंट करके प्रकाश चाल निर्वात में क्या है। बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है बहादुर, है ना। तो बोल रहा है कि तापमान बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये तो सही है। तापमान बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, अच्छा बिल्कुल सही जवाब। आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। अच्छा, अगला क्या बोल रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता। अच्छे, आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन
वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो बहादुर इसमें सही कौन नहीं है? तो आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि में वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है ना। तो इसको चलिए देखते हैं। बहादुर इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ना, बी इसमें गलत है कि बढ़ने पर आर्द्रता बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग बढ़ता नहीं है। वेग बढ़ता नहीं, क्या होता है बहादुर? वेग कमता है। क्या होता है? कमता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत है तो बोलिए, बाकी सब के सब सही है। तो सब के सब कॉपी पर लिखेंगे, है ना। हम सब पूछेंगे आपसे कि कौन सही है कौन गलत है। आगे बोल रहा है कि 22 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 22 डिग्री सेल्सियस पर। हालांकि ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए भी हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है ना, 22 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये बहादुर हम लोग बोल सकते हैं कि 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड होती है। कोई दिक्कत? 344 मीटर पर सेकेंड होती है। कोई दिक्कत? आगे चलते सवाल। आगे बोल रहा है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने, मतलब स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कितनी समय अंतराल होना चाहिए? मतलब कहने का मतलब यहाँ पर खड़ा होके हम लोग यहाँ पर दीवार है तो ऊ करते हैं बाबू, तो यहाँ से टक्कर के यहाँ आने में कितना समय लगना चाहिए, ये पूछ रहा है। चिल्लाते हैं ना रूम में तो गूंजता है, तो कितना का अंतराल और कितना का समय अंतराल होना चाहिए? मतलब जब ऊ एक बार किए ना तो फिर रुक के बोलना होता है, इसलिए कि ऊ करते रह जाइए। ऊ किए तो फिर रुकिए, तो कितना प्रभाव? 0.1 सेकेंड का। कितना? 0.1 सेकेंड का। 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए, है ना। और व्यक्ति का दूरी बोलेगा ना, वहाँ दूरी तो कम से कम 17.2, कहीं कहीं 17.2 मीटर होना चाहिए या 17 मीटर होना चाहिए दूरी। 17 मीटर दूरी कम पर होने के लिए कम से कम में, है ना। कितना होना चाहिए? न्यूनतम दूरी कुल दूरी के आधा, मतलब 17 आवश्यक है ना। 17 आवश्यक है ना, 17 से कम हुआ तो नहीं होगा। बोल रहा है कि आसपास प्रति को, अभी सवाल वही आ गया। आसपास प्रति ध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए बहादुर? तो न्यूनतम होना चाहिए, क्या बताए? तो 17.2 मीटर। पहले कभी कभी यही देता है बहादुर, अगर ये दूर नहीं रहेगा तो यही मार सकते हैं, लेकिन दे दिया एग्जैक्ट आंकड़ा दिया तो एग्जैक्ट वाला पहले मारेंगे, है ना। आगे चलिए। आगे सवाल बोल रहा है कि निम्न में से किसके कारण किसी सिनेमा हॉल या सभा में ध्वनि परावर्तन रोकने के लिए ध्वनि अवरोधक पदार्थ लगाए जाते हैं? मैंने किसके कारण, जैसे कह रहा है ना कि सिनेमा घर जाइएगा, सिनेमा का दीवार है ना, उस पर लगाया वाला तरह के आवाज़ गूंजे नहीं, कैसे भी चिल्लाए तो वो गूंजता है। सिनेमा यहाँ पर चल रहा है तो कितनों बजेगा तो आवाज़ गूंजेगा। तो इसमें क्या लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है? इसमें लगाया जाता है बहादुर, जैसे थर्माकोल रहता है ना, तो आवाज़ को बांध कर रखे, आवाज़ का टकरा को आपस भेजे नहीं, बांध कर रखने की बात करता है। बोलो किसके कारण किसी सिनेमा हॉल या सभा में ध्वनि परावर्तन रोकने के लिए ध्वनि अवरोधक पदार्थ लगाया जाता है? सवाल तो बहुत मस्त है। तो बहादुर बहादुर अनुरणन लगाए जाते हैं, है ना। अनुरणन 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 का मतलब वही होता है कि बड़े हॉल में उत्पन्न जो ध्वनि होते हैं ना, वो दीवार पर बराबर परिवर्तन करना काफ़ी समय तक रहे। मतलब कहने का मतलब आवाज़ चिल्लाए ना तो यहाँ से टक्कर के आए नहीं, एक में बझल जाए। दीवार में तो ऐसे लगावल जाता है, ऐसे कि आवाज़ आके करे बह जाए, टक्कर के बाहर नहीं आए, है ना। टक्कर के आएगा तो गूंजेगा सिनेमा फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आइए अगली सवाल। बहादुर बोल रहा है कि स्टेथोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी लोग जानते हैं स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन पर काम करता है, परावर्तन पर। तो परावर्तन के काम क्या है बाबू? स्टेथोस्कोप का काम क्या है स्टेथोस्कोप को? तो जैसे स्टेथोस्कोप ऐसे है, जैसे यहाँ पर पानी जहाज जा रहा है, पानी जहाज ऊपर जहाज जा रहा है, अब पानी जहाज में आप अंदर है, अंदर आप है,
तो मशीन लगा हुआ था, ऐसे करके ऐसे आँख तक रहता है। तो ऐसे रहता है ना, वैसे यहाँ पे देखो ऐसे मशीन रहता है। सॉरी, नहीं गया। हाँ, इतना छोटा मशीन लेता है, छोटा वैसे इसे रहता है मशीन। ये आपका आँख है अंदर, आँख। तो यहाँ से टकरा के ये दीवार पर जाएगा। यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, देखने के लिए यहाँ देखता है तो कहीं देखता है, यहाँ से टकराएगा प्रकाश तो यहाँ जाएगा, यहाँ से टकरा के बहादुर कहाँ आएगा, ये दीवार पर आएगा, यहाँ से टकरा के कहाँ आएगा, आँख पर आता है। तो परावर्तन करने का काम करता है बाबू, है ना। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। ठीक है। निम्नलिखित में से मनुष्य की श्रव्यता का परिसर होती है, मतलब मनुष्य कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है ना, सवाल है ये। तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। कोई दिक्कत है बहादुर? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। कोई दिक्कत? सवाल आगे बोल रहा है कि 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि का कहा जाता है तो अश्रव कहते हैं। अश्रव, है ना। तो 3 होता है बहादुर, एक श्रव होता है, एक अश्रव होता है, एक पराश्रव होता है। तो ये अश्रव हो गया, अश्रव। और जैसे हम लोग मनुष्य सुनते हैं तो मनुष्य क्या बोलते हैं, तो श्रव्य बोलते हैं। एक उससे पहले बोलते हैं पराश्रव बोलते हैं, है ना। जैसे 0 से 20 हर्ट्ज तक होता है पराश्रव। पराश्रव फिर होता है 20 से 20,000 श्रव्य। और फिर उससे बहादुर, एक मिनट समझा देते फिर से, रुकिए पूरे साफ करके समझा देते हैं, करेंगे। देखो ध्यान से समझाते हैं इस पर। देखो बहादुर बोल रहा है ना कि अगर 20 से अगर कम है तो अश्रव ध्वनि कहते हैं। 20 से अगर कम है तो अश्रव, ठीक है। ये अश्रव, जैसे अभी जस्ट इसको देखे हम लोग, अश्रव है ना। 20 से कम, 20 से कम है तो अश्रव। अब 20 से अगर 20,000 होता है ना, 20,000, तो उसको बोलते हैं बहादुर श्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रव्य। और 20,000 से अगर बढ़ता है तो पराश्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पराश्रव बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए आज के क्लास हम लोग बहादुर इतने रखते हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, है ना। आज लगभग बहुत कम सवाल है, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।